तो आज हम सीखेंगे कि अतीत से हम क्या लें। मतलब जो अतीत में चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, हिस्ट्री में जो चीज़ें लिखी गई हैं, और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या जो चीज़ें रिसर्च हुई हैं, जो कहानियाँ लिखी गई हैं, जो रिसर्च हुआ है, तो उससे क्या सीखें। तो अतीत से हम क्या सीखें, ध्यान दें। अतीत से वो सीखो जो तुम्हारे अहंकार को हटा दे। अहंकार को हटा दे, बस अहंकार हटना चाहिए, जिससे तुम्हारी कमियां या अहंकार हटता है, वो ही अतीत से लो। समझ में आ रहा है? अतीत से हम क्या सीखे? अतीत से वो सीखो जो तुम्हें तुम्हारे अहंकार को हटा दे, ठीक है, जिससे तुम्हारी कमियां या अहंकार हटता हो, वो ही अतीत से लो। वो ही अतीत से लो, मतलब उतना ही अतीत से लो। अगर अतीत में कुछ चीजें पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री है, तो उसमें चीजें पढ़ रहे हो, उसमें वो कौन सी चीजें हैं, वो क्या सीखने को मिल रहा है, उसमें क्या सीखने को मिल रहा है? क्या उससे सीखने से तुम्हारा अहंकार घटता है या बढ़ता है? अगर घटता है तो उसको ले लो, अच्छे से पढ़ो, समझो। और अगर बढ़ता है तो उसको समझ लो कि भाई इससे अहंकार बढ़ता है, तो दूसरों को भी बताओ कि ये जो हिस्ट्री है, इसके अंदर ये है, ये चीजें, इनसे अहंकार बढ़ता है, ये दोबारा हमें वापस जिंदगी में नहीं करना है। मतलब कि हिस्ट्री में जो जो चीजें हुई हैं, इवेंट्स जो हुए हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हमें आज नहीं करने हैं। तो मैंने आपको बताया, जिससे अहंकार हटता है वो तो आज हम कर सकते हैं, और जिससे अहंकार बढ़ता है वो इवेंट्स आज हम नहीं कर सकते। ये होता है हिस्ट्री से सीखना, अतीत से सीखना। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, ठीक है। तो एक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के थॉट्स हैं, तो वो मैं लिख रहा हूं। लो अतीत से उतना ही जितना औसक है, जितना औसक है, ठीक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है। मृत्यु का ही घोतक है। ये आप जरूर याद रखें। ये लिखा है द्वारिका प्रसाद
माहेश्वरी। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखें आप। ठीक है, तो लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, मतलब जो तुम्हें सत्य की तरफ ले जाए, जो तुम्हारे अहंकार को हटा दे, यही है ना। पोषक है मतलब जो तुम्हें सत्य की तरफ ले जाए और जो तुम्हारे अहंकार को हटाता हो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, ये ध्यान रखने चीज। ठीक है, अब देखो हम ये 12th क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे। 12th क्लास हिस्ट्री है और पार्ट है आपका 3rd। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में क्या है? colonialism and the countryside। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो अब ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियली। अगर देखें अपन आर्सेल्स, ठीक है, तो ये आप देखेंगे। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं मैंने आपको बताया था। हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है ताकि इस पीछे जितने एंशियंट में या मिडवेल में या पहले जो जो इवेंट्स हुए हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या उस इवेंट से हमारा अहंकार बढ़ता है या अहंकार घटता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर बढ़ता है तो उसको हम आज नहीं करेंगे, आज प्रेजेंट में, और अगर घटता है तो उसको हम अपना सकते हैं आज के प्रेजेंट में। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल दूं मैं भगत सिंह जी का। तो भगत सिंह जी ने सच के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ये चीज हमें सीखने को मिलती है, तो ये चीज हमें आज अप्लाई करनी चाहिए, आज हमें प्रेजेंट में इसमें जीना चाहिए, तो इससे अहंकार घटता है। ये सीखने को मिला ना इससे। तो ये है हिस्ट्री, ऐसे पढ़ी जाती है हिस्ट्री, कि हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, ये चीजें ऐसे पढ़ी जाती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म क्या है एंड कंट्री साइड क्या है देखेंगे हम। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है?
उपनिवेशवाद, ठीक है। और कंट्री साइड क्या होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री के आसपास के जो एरिया है, गांव का एरिया, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं इसमें कॉलोनियल रूल क्या होता है। पहले कुछ वर्ड्स हैं उसको अपन देखेंगे। कॉलोनियल रूल क्या है, ठीक है। कंट्री साइड ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉलोनियल रूल क्या है, कंट्री साइड क्या है, इसको क्या बोलते हैं। कॉलोनियल रूल क्या है, ये है औपनिवेशिक शासन, ठीक है। और कंट्री साइड क्या है, ग्रामीण क्षेत्र मतलब जैसे ये कंट्री है, मान लो ये बहुत बड़ी कंट्री है, इस कंट्री के अंदर छोटे छोटे क्या है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भी छोटे छोटे क्या है, सिटीज हैं, मतलब ठीक है, सिटी है, सिटी में भी थोड़े थोड़े क्या है, विलेजेस हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र हो गया, कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक शासन हो गया, मतलब शासन करने वाले होते हैं ना जो। अब कॉलोनियल रूल क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, जो छोटे छोटे पर्सन हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये बाहर से आया है, इस गांव में बाहर से आया है, गांव में ये क्या कर रहा है, इनके ऊपर अपना रूल अप्लाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपना कंपनी एस्टैब्लिश्ड कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन, जो बाहर से आकर तुम्हारे गांव में, सिटी में जो रूल अपनाता है, अपना रूल फॉलो करवाता है, उनको अपनी जिंदगी जीने नहीं देता है, उनके ऊपर कर लगाता है, ठीक है, उनके ऊपर कर लगाता है, जमीन के ऊपर कर लगाता है, जमींदार पे कर लगाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल, ठीक है। ये सारी चीजें आई, तो ये चीज हम देखेंगे इसमें। देखो हम इसमें ऐसा देखेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम अहंकार हटाने के लिए पढ़ रहे हैं। हर कोई चीज पढ़ता है अहंकार हटाने के लिए पढ़ते हैं, और जिससे अहंकार, और सीखने के लिए पढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए किससे अहंकार बढ़ता है, किससे अहंकार घटता है। अहंकार बढ़ रहा है तो उससे अवेयर रहें, उससे दूर रहें, वो चीज़ हमें नहीं करनी है आज के टाइम में। और जिससे अहंकार घटता है तो वो चीज़ हम आज कर सकते हैं, करते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि हमें अहंकार कैसे घटाना है, और हमें जो सब्जेक्ट जो कुछ भी पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, बस एक काम के लिए, अहंकार हटाने के लिए, बस खत्म बात। हम अहंकार हटाने के लिए पढ़ते हैं। अब लोग पूछते हैं सर अहंकार कैसे, तो अहंकार इसलिए क्योंकि सबको क्या चाहिए, शांति चाहिए ना, तो शांति चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि ये कर लूँगा तो शांति मिल जाएगी, ये कर लूँगा तो शांति मिल जाएगी, ये कर लूँगा तो शांति मिल जाएगी। पर हमें समझना पड़ेगा कि शांति कहाँ है, किससे हमारी कमियां हट रही है। कमियों का हटना ही शांति है। लगातार जब तक शरीर है कमियों को हटाते रहना ही शांति है।
लगातार जैसे ही अपने अहंकार को देखते रहना ही शांति है। लगातार देखना होता है, हर सेकंड देखना होता है, अपने माइंड में जो विचार आ रहे हैं उनको हर सेकंड देखना होता है और समझना होता है कि ये क्या करना चाहता है, अहंकार क्या करवाना चाहता है हमसे। अहंकार झूठ है, यही जानना मुक्ति है, लगातार जानना ही मुक्ति है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अहंकार झूठ है, जिनसे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा अहंकार कम हो सकता है, जिसे हमें करने से हमारा अहंकार और कम हो सकता है, और या जिससे करने से हमारा अहंकार बढ़ सकता है। ये चीज़ें हमें पता चलती है, इसलिए हम चीज़ें पढ़ते हैं। कोई भी किताब क्यों पढ़ते हैं? किताब इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा अहंकार, हमें शांति मिल सके, हमारा अहंकार जो हटा सके हम उसको, हमें पता लग सके कौन कौन ऐसे काम है जिसके करने से हमारा दुख और बढ़ेगा तो वो हमें काम नहीं करने, और कौन कौन से ऐसे काम है जिसके करने से हमारा अहंकार हटेगा तो वो हमें काम करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सीखने को मिलती है पढ़ने से, समझने से। इसलिए पढ़ना जरूरी है। लोग बोलते हैं पढ़ना क्यों जरूरी है, हम नहीं पढ़ते, हमें बोरिंग लगता है। अरे जीवन दुख है, तुम्हें दुख है, तुम्हें दुख से मुक्ति चाहिए। अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो पढ़ना समझना जरूरी है। अब पढ़ने में भी दिक्कत है। पढ़ना ये नहीं है कि एक सिलेबस ले लिया फिक्स तो उसको रट लिया, रट के एग्जाम निकाल लिए, ये पढ़ना नहीं है। पढ़ना मतलब क्या है? जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको समझना है, क्या इससे हमें क्या मिल रहा है, क्या अहंकार हट रहा है, क्या कमियां हट रही है। अगर अहंकार नहीं हट रहा है, अगर कमियां नहीं हट रही है तो उसको हमें नहीं करना है, उसको समझ लेना है कि हाँ इससे अहंकार नहीं हटता है, बस सिंपल बात। इसलिए पढ़ा है हमने, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो इससे अहंकार नहीं हट रहा है, तो हमें पता चल गया ना कि इससे अहंकार नहीं हटता है, बढ़ता है। तो ये चीज़ें आज दोहरानी नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो जिससे अहंकार घटता है तो वो चीज़ें हमें दोहरानी है, ये चीज़ हमें जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हम पहला करते हैं, जैसे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट्स वाइज बताऊंगा, मैं नंबर वाइज बताऊंगा कि किताब के अंदर पहले पन्ने पे क्या लिखा है, एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट जो है, जैसे वो मीट, सारी बताऊंगा चीजें, इसका मीनिंग बताऊंगा। पॉइंट वाइज इसलिए लिया है कि एक एक लाइन, एक एक अक्षर समझेंगे कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। क्या हमारा अहंकार घट रहा है, क्या हमारा अहंकार बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, ये सारा बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज अपन देखेंगे। तो मीट द जमींदार्स, मीट द जमींदार्स, जमींदार्स, जमींदार होते हैं ना, ऑफ बंगाल। तो पहली लाइन में ये लेके चल रहा हूं, आपको पता है मीट क्या होता है, द जमींदार्स ऑफ बंगाल क्या है। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो जमींदार्स हैं, कहाँ के, बंगाल के, बंगाल के जो जमींदार्स हैं उनसे आप मिलोगे। मीट माने मिलेंगे, मिलेंगे, मीट द जमींदार्स ऑफ बंगाल, हम बंगाल के जमींदार से मिलेंगे। इस चैप्टर में ये बताया कि हम क्या करेंगे, हम किससे अवेयर होंगे। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम किससे अवेयर होंगे, जो बंगाल के जो जमींदार हैं उनसे हम उनसे मिलेंगे, हम उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलने का मतलब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है ना, मिलने का मतलब ये नहीं कि वहां जाके मिलेंगे, वो नहीं है। मिलने का मतलब है कि पढ़ेंगे, समझ रहे। नेक्स्ट, ठीक है, ट्रेवल टू द, ये एज इट इज एज एनसीईआरटी की लाइन है ये। तो एनसीईआरटी में जो चीजें दे रही उसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ एक एक पॉइंट वाइज। ठीक है, उसका अर्थ समझा रहा हूँ कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जमींदार कौन है, आगे चैप्टर में जमींदार कौन है, उन्होंने क्या किया था, क्या ऐसा हमें आज करना चाहिए था क्या, ऐसा जो उन्होंने किया था। ठीक है ना, तो ये हम देखेंगे। इससे अहंकार बढ़ता है घटता है वो देखेंगे हम।
चलो एक तुम्हारी पहली लाइन हुई, दूसरी लाइन ट्रैवल टू द राजमहल, ट्रैवल टू द राजमहल हिल्स। ओके, ये देखो, अब देखो ट्रैवल टू द राजमहल हिल्स, ठीक है। राजमहल पहाड़ियों की यात्रा करेंगे। राजमहल हिल्स माने पहाड़ियां, पहाड़ियों की, राजमहल पहाड़ियों की यात्रा करेंगे। ट्रैवल माने यात्रा करना, ठीक है। तो क्या हुआ, राजमहल हिल्स, ट्रैवल टू द राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ियों की यात्रा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखा पहले, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, अब राजमहल पहाड़ियों की यात्रा करेंगे तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या वहां पे जो चीजें हुई थी उससे अहंकार घटा था या बढ़ा था? अगर बढ़ा था तो वो चीज हमें नहीं करनी है, घटा था तो वो चीज हम देखेंगे, करेंगे आज के टाइम में, ठीक है। आज के कोडिंग चलना है, आधुनिक के टाइम में। वेयर द, दूसरा टर्म है वेयर द पहाड़ीज and the Santhal lived, Santhals lived। अब इसमें देखो आप, where the पहाड़ीज and the Santhals lived, ध्यान दें। where माने जहां, जहां पर पहाड़ियां, और एंड और संथाल लिव्ड माने रहते थे, सेकंड फॉर्म आ गई ना, रहते थे, पास्ट में चला गया। तो क्या हुआ, जहां पहाड़ी, जहां पर पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे, मतलब पहाड़ी लोग, पहाड़ियों में पहाड़ियों के ऊपर वहां पे रहने वाले, आसपास में रहने वाले लोग, और जो संथाली लोग हैं वो रहने वाले। तो जहां पहाड़ियों और संथाल लोग जो रहते थे, जहाँ पे, ठीक है ना, जहां पर पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे, ठीक है। पहाड़ियां होगी, पहाड़ियों के आसपास जो लोग रहते हैं वो संथाली लोग हैं, तो उनके बारे में बताया, ठीक है, जंगलों में रहने वाले, ठीक है। तो जहां पर पहाड़ियां हो, पहाड़ियां मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियां, ठीक है, और संथाल लोग रहते थे, संथाल लोग रहते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे संथाल लोग रहते थे, आसपास में संथाल लोग रहते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज हम करें तो अहंकार हमारा घट जाए, इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज हम ना करें जिससे अहंकार बढ़ जाए। समझा रहे ना, तो वो चीज इसमें भी देखेंगे। ये सारी चीजें इसमें है, पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स वाइज मैंने तोड़ लिया सबको। एनसीईआरटी में जितनी बुक्स में जो लाइंस है ना, उसको पॉइंट्स वाइज तोड़ दिया, ठीक है, जिससे क्या पता चलेगा कि हाँ जो पॉइंट्स हैं हमें वो अच्छे से समझ आ गए। फोर्थ पॉइंट्स क्या है, एंड देन मूव वेस्ट टू द डेक्कन, ठीक है, एंड देन मूव वेस्ट टू द डेक्कन, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, डेक्कन। अब देखो, एंड देन मूव वेस्ट टू द डेक्कन, ठीक है। और फिर देखो, और फिर पश्चिम की ओर दक्कन क्षेत्र में जाएंगे। अब देखो, और देखो, ठीक है ना, और फिर मूव वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर, वेस्ट माने पश्चिम, पश्चिम की ओर, और दक्कन, ठीक है, दक्कन क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है। और फिर पश्चिम की ओर और दक्कन क्षेत्र में जाएंगे, मतलब हम पश्चिम और दक्कन क्षेत्र में देखेंगे कि वहां पे क्या ऐसा हुआ था जिससे अहंकार बढ़ा था या घटा था, ठीक है ना, वो करने से उनका, तो वो चीज हम देखेंगे, ठीक है ना।
तो फिफ्थ पॉइंट, you will look at the way the English East India Company established, ठीक है, established। तो मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि ये छोटा आ जाएगा फिर। ये समझ में आया ना? ऐसे पढ़ेंगे अपन एक एक लाइन, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, डन डन बेटा, डन। ठीक, तो established its Raj in the countryside, comma, implemented its revenue policy, revenue policies। ठीक है, ओके। तो अब देखो, इसमें देखेंगे, हो गया। You will look at the way the English East India Company established। ठीक है, you will look, आप देखेंगे, at the way the English East India Company, आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि किस प्रकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इट्स राज इन द कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। मैंने शुरू में बताया था कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र या इलाके, ग्रामीण इलाकों में अपना शासन, राज मतलब शासन, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित किया। ठीक है, तो कैसे? You will look at the way the English East India Company established its Raj in the countryside। आप देखेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में, राज मतलब शासन या अपना शासन, इट्स राज मतलब अपना शासन, एस्टैब्लिश्ड स्थापित किया। ठीक है, तो मतलब क्या? आप देखेंगे कि किस प्रकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में इट्स अपना राज मतलब शासन, एस्टैब्लिश्ड स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस प्रकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड इट्स रेवेन्यू पॉलिसीज, अपनी, और साथ में क्या किया उन्होंने? अपनी राजस्व, रेवेन्यू मतलब लगान, राजस्व भी बोल सकते हैं, रेवेन्यू को लगान भी बोल सकते हैं। अपनी लगान नीतियों को, पॉलिसीज मतलब नीतियां। ठीक है ना, ये क्या है? लगान, रेवेन्यू मतलब लगान, कर देना, कर। तो इम्प्लीमेंटेड इट्स रेवेन्यू पॉलिसीज, और क्या किया उन्होंने? अपनी राजस्व मतलब लगान नीतियों को इम्प्लीमेंट किया, मतलब
लागू किया, समझा गया? पॉलिसीज मतलब नीतियां, रिवेन्यू मतलब लगान कर, और इम्प्लीमेंट मतलब स्थापित किया। ठीक है, ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। पॉलिसीज हैं ये, ध्यान रखना, नीतियां हैं सारी इसमें, हम इसमें बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे को अब वो बताओ, अब इसमें ऐसा क्या है, इसमें ये है कि अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी अपने यहाँ आके सबसे पहले बंगाल के अंदर, तो क्या उससे हमारा उससे अहंकार बढ़ता है? क्या आज के टाइम में हमें ऐसा करना चाहिए कि दूसरी जगह जाके किसी गांव में हमें स्टैब्लिश करना चाहिए, रूल अपनाना चाहिए? नहीं ना, उससे अहंकार तो बढ़ता है ना, तो बढ़ता है, तो वो चीज हमें नहीं करनी। तो ये सीखा जाता है हिस्ट्री से। और अब अंग्रेज लोग जो रिसर्च करते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, तो उससे क्या अहंकार बढ़ता है या घटता है? घटता है। तो घटता है तो वो चीज हमें आज करनी चाहिए, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो एक अच्छे वे में उन्होंने अच्छी शिक्षा ली, रिसर्च की उन्होंने, तब वो यहाँ के इतना कुछ कर पाए। तो मतलब समझ लो, तो उन्होंने जो पढ़ाई की थी, वो बाहरी नॉलेज जो रिसर्च की थी, तो उससे अहंकार घटता था। तो वो चीज़ हमें हिस्ट्री से सीखनी चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए, तो इससे अहंकार घटता है। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए, पर इन्होंने उल्टा किया। इनके पास पढ़ाई थी, बट इन्होंने दूसरों पर शासन किया। शासन किया तो इन्होंने ये सिखा रहे हैं ये कि अहंकार बढ़ता है, तो हमें इनसे ये सीखना ही नहीं है। तो हमें पता चल गया कि इनसे ये बता रहे हैं कि अहंकार बढ़ता है, तो अहंकार बढ़ता है तो ये तो हमें सीखना ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। तो जो अंग्रेजों ने यहाँ आके ये किया था, कंपनी स्टैब्लिश की, दूसरों पर अत्याचार किया, तो ये तो गलत किया ना, इससे अहंकार और बढ़ता है। तो इससे गलत किया तो ये हमें नहीं करना, आज किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है। समझ में आ गया? तो ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। उसके बाद ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट 6 पॉइंट जो है मैं देख रहा हूं, 6 पॉइंट, what these policies meant to different sections of the people, ठीक है। एक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है, ये हमें पता करनी है। ठीक है, तो इसका देखते हैं। व्हाट दीज पॉलिसीज मतलब नीतियां, इन नीतियों का मीन मतलब मीनिंग, इन नीतियों का समाज के अलग अलग वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, समाज के अलग अलग, पीपल मतलब यहाँ पे समाज के फॉर्म में बताया गया है। तो ऑफ द पीपल मतलब समाज के फॉर्म, समाज में लोग ही रहते हैं ना, तो उसको ऑफ द पीपल बोल दो या सोसाइटी बोल दो। तो पीपल लोगों के लिए, मतलब समाज में रहने वाले लोगों के लिए बताया गया। तो सेक्शंस ऑफ द पीपल, सेक्शंस ऑफ द पीपल, तो सेक्शंस ऑफ द पीपल मींस, सेक्शन ऑफ द पीपल्स मींस, सेक्शन ऑफ द पीपल्स मींस, सेक्शन ऑफ द पीपल्स मींस, sections of the peoples means, the sections of the peoples means ये है कि समाज के अलग अलग वर्गों पे क्या प्रभाव पड़ा। समाज के वर्ग, सेक्शन माने वर्ग, ऑफ द पीपल मतलब समाज के वर्ग पे, डिफरेंट मतलब अलग अलग, क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट मतलब क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इन नीतियों का देखो, व्हाट इज दिस पॉलिसी, इन नीतियों का समाज के अलग अलग वर्गों पर क्या बेंट मतलब प्रभाव पड़ा,
इन नीतियों का समाज के अलग अलग वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा। मीन्ट यहाँ पे मीनिंग मतलब अर्थ नहीं है, क्या मतलब है, मतलब प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव मीन्ट मतलब प्रभाव, समझे, प्रभाव, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, प्रभाव। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है, ओके, प्रभाव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एंड हाउ दे चेंज्ड how they changed, ठीक है, how they changed everyday lives, ये बताना है। ठीक है, everyday lives। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लिव्स, और इनसे लोगों के दैनिक जीवन में किस तरह बदलाव आया। मतलब जो पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होने के बाद अंग्रेजों ने पॉलिसीज लागू की थी आसपास के लोगों पे या समाज पे, तो उनकी पॉलिसीज लागू करने पर लोगों की डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में किस तरह का बदलाव आया, ये बताना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लिव्स, मतलब और इनसे पॉलिसी से इनसे लोगों के दैनिक जीवन में किस तरह का बदलाव आया, जो पॉलिसीज हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी जुड़ी हुई है लाइनें, मतलब अलग अलग करके बता रहा हूं ताकि अच्छे समझ आ जाए। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो 8th में देखो, लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट have consequences for people। ठीक है, for people, ये बताना, देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से। Laws introduced by the state have consequences for people। Okay, done। ठीक, ठीक है, ओके, डन। तो laws introduced by the state have consequences for the people। तो लॉज इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल, देखो आ रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, हिंदी देखना में कि राज्य द्वारा, बाय द स्टेट मतलब राज्य द्वारा बनाए गए, इंट्रोड्यूस मतलब बनाए गए, लॉज मतलब कानून, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के लोगों पर, पीपल, लोगों पर कई परिणाम होते हैं। ठीक है ना, राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो लोगों के लिए कई प्रकार के रिजल्ट लेके आता है। मान लो राज्य ने कानून बनाया,
लोगों को पसंद नहीं आया। तो इस टाइप का कुछ और स्ट्राइक्स होंगे, बोलेंगे कि लोग बोलेंगे कि हमें कानून पसंद नहीं है। ठीक है, तो राज्य ने जो कानून बनाया, क्या पता लोगों को बहुत अच्छा लगा हो और वो लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स हो और लोग उनके लिए सराहना देते हो राज्य को कि हाँ आपने वो कानून बनाया वो अच्छा बनाया। तो वो इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि राज्य द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उन जो बनाए गए हैं उनका लोगों पर क्या परिणाम दिख रहा है, क्या मिल रहा है परिणाम, कि लोगों पर वो जो कानून अप्लाई हो रहे हैं तो उन अप्लाई हो रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या परिणाम आए, मतलब वहां पे क्या क्या परिणाम देखने को मिले, तो वो देखेंगे। क्या वो कानून आज के टाइम में होने चाहिए, क्या उससे अहंकार घटता है या बढ़ता है, क्या लोगों का अहंकार घटा था या बढ़ा था, क्या लोगों को परेशानी हुई थी उस कानून से, क्या लोगों को अच्छा लगा था उस कानून से, ये बता सारी चीजें जानेंगे इसमें। ठीक है ना, ये सारी चीजें। नौवां जो है, they determined to an extent who grows richer and who poorer। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है इसमें। ये जो लॉ बनाए गए हैं, they determine to an extent who grows richer and who poor। ये लॉ जो बनाए गए थे वहां पे, ये एक हद तक ये तय करते हैं कि कौन ज्यादा अमीर है या कौन ज्यादा अमीर होगा। उस टाइम की बात है, कौन ज्यादा अमीर होगा और कौन ज्यादा गरीब होगा। ठीक है, अब अमीर गरीब इसमें ध्यान रखना, अध्यात्म वाला अमीर गरीब नहीं है कि अमीर वो जो सच की तरफ जाए और गरीब वो जो सच की तरफ ना जाए, मतलब पैसा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सीधी बात हो रही है पैसे की है, मतलब जमीन की बात हो रही है। कौन ज्यादा, ये लॉ अप्लाई करने के बाद कौन ज्यादा अमीर होगा कौन ज्यादा गरीब होगा ये तय करेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लगाया था जिसके पास जमीन है। ठीक है, तो अब जिसके पास कम जमीन है तो वो तो कर इतना दे नहीं पा रहा था तो वो गरीब होता जा रहा है, और जिसके पास अच्छी जमीनें हैं तो वो तो उतना कर प्रोवाइड कर दे रहा है, तो उस पर जो आधा मुनाफा वो अंग्रेज भी उसको दे रहे हैं, तो वो तो फिर अमीर बनता जा रहा है। ठीक है ना, तो जमींदार अमीर बनते जा रहे थे, जो उसके अंडर काम करते थे वो गरीब बनते जा रहे थे। तो वो बात बताई जा रही है यहाँ पे कि भाई दे डिटरमाइंड टू एन एक्सटेंट, मतलब जो लॉ स्टेट के द्वारा बनाया गया है उससे लोगों पर क्या असर पड़ रहा है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो अमीर होगा लॉ बनाने के बाद या गरीब होगा, कितने लोग अमीर होंगे कितने लोग गरीब होंगे ये तय करता है, कौन ज्यादा अमीर होगा कौन ज्यादा गरीब होगा ये तय करता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। ठीक है, ये चीज अपने को देखनी है। ओके, अब नेक्स्ट देखो 10वां पॉइंट जो है, हु acquires new land and who loses the land they have
they have lived on, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो who acquires new land and who loses the land they have lived on, ठीक है। ये भी है, किससे नई जमीन मिलेगी और किसकी जमीन उससे छीन जाएगी। ये स्टेट का जो उसने लॉ बनाया था उन्होंने, अंग्रेजों ने, तो इससे किनकी जमीनें छीन जाएगी और किनको नई जमीनें मिलेगी। मतलब मेरे हिसाब से जहां तक लग रहा है, अपन वैसे पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से जहां तक लग रहा है जो उनको रूल को अपना रहा था या उनके सामने झुक रहा था उनको तो नई जमीनें मिल रही होगी, जैसे जमींदार ज्यादातर झुक गए थे, और जो नहीं झुक रहे थे जमींदार ज्यादातर तो उनकी जमीनें छीन ली जाएगी। ये उनका रूल था अंग्रेजों का। तो ये सारी चीजें अपने को देखनी है, ठीक है। तो 11 where peasants go when they need money, ठीक है। तो देखो where peasants go when they need money, peasants मतलब किसान होते हैं, ठीक है। और किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वे कहाँ जाते हैं, इसमें ये भी बताया गया है। मान लो किसान छोटे थे, उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी क्योंकि आसपास तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई, तो कमाने भी नहीं देते, तो अपने अकॉर्डिंग रूल उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे थे। तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो उससे फिर उनका पहले जो इनकम था वो भी थोड़े से उससे कम हो गया इनकम, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग रूल अपनवा रहे थे, लागू करवा रहे थे अंग्रेज। तो इससे फिर किसानों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो किसान जो है, और किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पड़ती है, तो वे कहाँ जाते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ जाते हैं वो, ठीक है। तो वेयर पीजेंट्स गो, कहाँ जाते हैं किसान, व्हेन दे नीड मनी, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। 12th में ये थोड़ा बड़ा है, इसमें देखेंगे एज यू विल सी, ठीक है। हाउएवर people were not only subject to the working of laws, they also registered the law by acting according to what they believed to be just, understood। अब ध्यान से समझना इसमें क्या बोला है, एज यू विल सी, लेकिन जैसा आप देखेंगे, however people were not only subject to the working of laws, लोग केवल कानूनों के अधीन ही नहीं थे, समझ आ रहा है ना। इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें ये भी देखेंगे कि कई लोग
कानून जो बनाए गए थे उसके अधीन नहीं थे, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, उन्होंने विरोध किया था उनका। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। तो एज यू विल सी, लेकिन जैसा आप देखेंगे, पीपल वर नॉट ओनली सब्जेक्ट टू द वर्किंग ऑफ लॉस। लोग केवल कानूनों के अधीन ही नहीं थे, मतलब लोग केवल कानूनों के अधीन ही नहीं थे, वो अपना भी देखते थे, अपना काम भी करते थे और इन चीजों का थोड़ा विरोध भी करते थे। They also registered the law by acting according to the what they believed to be just. उन्होंने उन कानूनों को विरोध भी किया। मैंने बोला ना, जो लोग, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन कानूनों का विरोध किया था जो ब्रिटिश ने बनाए थे उन पे लागू करने के लिए। तो लोगों ने उन कानूनों को माना भी नहीं और विरोध भी किया, जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं। उनसे हमें, अंग्रेजों से हमें आजादी मिली है। किनके द्वारा? इन लोगों के द्वारा जिन्होंने विरोध किया है, जो कानून बनाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, स्टेट के द्वारा, ठीक है ना, उन पे ऊपर विरोध किया। They also registered the laws by acting according to the what they believed to be just. उन्होंने उन कानूनों का विरोध भी किया लोगों ने, और अपने अनुसार न्याय संगत समझे गए तरीकों से कार्य भी किया। मतलब उन लोगों में जितनी बुद्धि थी उनके अकॉर्डिंग अपना न्याय संगत कार्य भी स्टार्ट किया। उसी लॉ के अंदर जो कानून उन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने, उसी लॉ के अंदर लोगों ने अपने अकॉर्डिंग, जितना उनका बुद्धि था उनके अकॉर्डिंग न्याय संगत समझे गए तरीकों से कार्य भी किया। मतलब अच्छे से समझ से उन्होंने अपना कार्य भी किया, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग, सच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें सीखने को क्या है कि जो लोग ये थे ना, ये जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन कानूनों का विरोध किया, क्योंकि ये कानून अहंकार बढ़ा रहे थे। तो ये कानून अहंकार बढ़ा रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इन कानूनों का विरोध किया। तो जो लोग विरोध कर रहे थे उससे अहंकार हट रहा था या घट रहा था। तो हमें पास्ट में क्या सीखने को मिला? तो पास्ट में ये सीखने को मिला कि इन लोगों को हमें देखना है आज के टाइम में, इन लोगों जैसा करना है कि आज के टाइम में जो जबरदस्ती करता है, जो जबरदस्ती मतलब गलत काम कर रहा है, तो उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, विरोध करना चाहिए, ठीक है, ताकि अहंकार हटता जाए। तो इन लोगों से सीखने को ये मिलता है कि अहंकार हटता है। तो ये आज के टाइम में अप्लाई करना चाहिए। और अंग्रेजों के हिसाब से अहंकार बढ़ता है, तो ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सीखने को मिलता है, ऐसे पढ़ी जाती है, ठीक है। तो आज अपन इतना ही देखेंगे, 12 पॉइंट्स, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे 13 से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो पूरा पेज अपन कर देंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है, चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या होगा कि द बंगाल एंड जमींदार्स के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के जो जमींदार्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था, जमींदार्स के साथ क्या हुआ था, या उन्होंने क्या किया था। कुछ मिल गए थे अंग्रेजों के साथ, कुछ नहीं मिले थे, कुछ अंग्रेजों का विरोध किया था, कुछ अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है।